हेलो क्लास 11, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेव विद यशपाल सिंह में। आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशन के अलावा इसका नाम यूनिट एंड मेजरमेंट भी है। यूनिट एंड मेजरमेंट, हिंदी में मैं इसको लिख देता हूँ मात्रक एवं मापन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको हमें पढ़ना है, और इस चैप्टर को यदि हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी 11th क्लास की बुक के अंदर जितने भी चैप्टर है, उन जितने भी चैप्टर्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं उन सभी के बारे में हमें पहले से ही इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। तो देखते हैं इस चैप्टर में ऐसा क्या खास है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी डेली लाइफ से। आप सपोज कीजिए कि आप मार्केट में गए हैं और आपकी मदर ने आपको एक पर्ची बना के दी है जिसमें उन्होंने लिखा है आलू, प्याज, शक्कर, तेल, ऐसे कुछ चीज़ें जो ग्रोसरी आइटम्स हैं उनके नाम लिख रखे हैं। और आलू का आगे उन्होंने लिख दिया जैसे 2। क्या लिख दिया? 2। तो आप क्या सोचेंगे? आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप दुकानदार को बोलेंगे कि ये आलू दे दो, वो बोलेगा कितने दे दो, तो आप बोलेंगे 2 दे दो, तो वो आपको कितने आलू देगा? 2 आलू। जबकि आपकी मम्मी ने क्या आपसे 2 आलू मंगाए? नहीं, उन्होंने आपसे 2 किलोग्राम आलू मंगाए। नॉर्मली सी बात है कि हम मार्केट में जा रहे हैं तो आलू लेके आएंगे, तो 2 आलू तो हम लेके नहीं आएंगे, हम कितने आलू लेके आएंगे? 2 किलोग्राम। तो मैंने जब यहाँ पे आलू शब्द लिखा तो अंडरस्टैंड हमारे दिमाग में एक जो चीज़ आई, सबसे पहली बात कि कितने किलोग्राम लाना है, कितने किलोग्राम। तो एक तो चीज़ हमारे दिमाग में आई कि कितने किलोग्राम हमको ये चीज़ लेके आनी है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये किलोग्राम है क्या चीज़, ये भी हमें अभी पता नहीं है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि ये किलोग्राम क्या चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने बोला कि शक्कर भी लानी है, तेल भी बोला है, दूध भी बोला है। अब दूध जैसे ही बोला तो हमारे दिमाग में आया लीटर। क्या आया? लीटर। अब ये लीटर क्या नई चीज़ है? इसका मतलब हम जो हमारी डेली लाइफ में कुछ चीज़ें जो मार्केट से परचेस करते हैं या कोई भी चीज़ जिसके अंदर कुछ मास होता है, मास, वर्ड क्या लिया मैंने? मास। उस मास का कोई ना कोई एक इस तरीके से नोटेशन होना चाहिए, क्योंकि यदि हम आलू लेने जा रहे हैं और हमको पता है कि आलू मुझे 2 किलोग्राम लेके आने हैं, तो मेरा ये 2 किलोग्राम क्या चीज़ है? ये मास है। और यदि मैं बोलता हूँ कि आलू मुझे सिर्फ 2 ही लाने हैं, तो वो 2 मास नहीं है, क्योंकि वो अधूरा है। मास कब बनेगा? जब आप क्वांटिटी के साथ में कोई चीज लगा देंगे। अब क्वांटिटी के साथ में चीज, वो चीज क्या कहलाएगी? तो वो कहलाती है बच्चों मात्रक या फिर यूनिट। तो यूनिट, ये जो केजी यहां पर है, ये एक यूनिट है। यानी किसी भी क्वांटिटी को कैसे बताएंगे हम? वो उसको उस क्वांटिटी के साथ आप उसकी जो रेस्पेक्टिव यूनिट है वो लगा दीजिए, तो आपको पता पड़ जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ मुझे 2 किलोग्राम आलू लेके आने। यदि कोई बोल दे कि किलोग्राम नहीं, मुझे तो ग्राम ही लाने, तो फिर भी आपको ध्यान पड़ जाएगा कि 2 ग्राम यानी थोड़े से आलू लेके आने। 2 किलोग्राम है तो काफ़ी सारे आलू लेके आने, 2 ग्राम है तो थोड़े से ही लाने। ऐसे ही लीटर, 1 लीटर लाना है तो थोड़ा से ही लाना है, लेकिन 100 लीटर लाना है तो फिर आप व्यवस्था करके ही जाओगे, ऐसे तो जाओगे नहीं। 100 लीटर दूध किस में लेके आओगे? तो 100 लीटर के लिए आप थैले लेके जाओगे बड़े, या फिर आप कोई बड़ा बर्तन जिसमें आप डायरेक्ट, यदि पॉलीथीन में आपके पे जैसे सरस दूध नहीं ला रहे हैं या किसी दूध वाले से आपने कॉन्टेक्ट कर रखा है, तो आप फिर कोई बर्तन लेके जाएंगे जिसमें 100 लीटर दूध आ सके। तो हम डेली लाइफ में इस तरीके से ही काम करते हैं, बिना मेजरमेंट के। मेजरमेंट क्या है यहाँ पे? आप 100 लीटर जब दूध उससे लेंगे तो क्या आप नापेंगे नहीं? क्या वो ऐसे ऊंधा देगा? वो 1 लीटर, उसके पास एक उपकरण होगा, सिलेंड्रिकल उपकरण होगा, जिससे वो भरेगा, ऊंधाएगा। जब वो डालेगा तो आप बोलेंगे कि 1 लीटर हो गया, फिर लेगा 2 लीटर हो गया। तो वो क्या कर रहा है? वो मेजरमेंट कर रहा है, मापन कर रहा है। और साथ ही आपने उसको बोल दिया कि मुझे कितने लीटर चाहिए, कितना मात्रक बताया आपने लीटर मांगा ना, तो लीटर का मात्रक क्या होगा? तो लीटर का मात्रक एक तो लीटर ही है, साथ में आप दूसरी फॉर्म में लिखे तो मीटर क्यूब भी होता है।
मीटर क्यूब में भी अपन, क्योंकि लीटर यहाँ पे वॉल्यूम को डिस्क्राइब करेगा। तो मैंने आपके सामने अभी आपकी डेली लाइफ से कुछ चीजें उठाई, जैसे आलू, शक्कर, तेल, इसके साथ में केजी एक नई चीज आपने देखी, मास सुना आपने, लीटर सुना, साथ ही मैंने वॉल्यूम भी बोला अभी। तो ये वॉल्यूम, ये मास, ये चीजें क्या है? तो ये बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। मैं बोलूँ आलू, शक्कर, तेल, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इन सब में जो कॉमन चीज है वो है मास, क्योंकि आलू भी आप आलू कितना मास लेने जा रहे हो? आलू का 2 किलोग्राम लेने जा रहा हूँ। शक्कर कितने किलोग्राम लेने जा रहे हो? तो आप उसके मास की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर इनके नाम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, इनका मास वो एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ कहलाएगा। जैसे मैं दूध की बात करूंगा तो दूध में फिर मैं क्या बात करूंगा? उसके वॉल्यूम की, कि कितना लीटर है, कितना मीटर क्यूब में है, तो वो उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी एक अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कितनी हो सकती है, तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी फंडामेंट फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल वर्ड का मतलब होता है मूलभूत। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मूलभूत भौतिक राशियां, मूलभूत भौतिक राशियां। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अब इसके डिफाइन लिखे हैं अपन, कोई मतलब नहीं है, कोई क्वेश्चन बनने वाला भी नहीं है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। वो तो हम समझ ही जाएंगे, लेकिन कौन कौन सी होती है वो हमें याद करना है। तो वो हम लिखेंगे कि कौन कौन सी होती है, लेकिन उससे पहले समझे क्या होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, यानी जैसे मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, एक लड़का पैदा हुआ। क्या हुआ? एक लड़का पैदा हुआ, लड़के का नाम रखा दिनेश। लड़के का क्या नाम रखा? दिनेश। जब दिनेश 2-3 साल का हो गया तो उससे पूछा कि दिनेश तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो दिनेश ने बोला कि राम किशन। क्या नाम बोला दिनेश ने? कि राम किशन। तो दिनेश का यहाँ रिलेशन किससे है? राम किशन से। तो राम किशन को बुलाया गया, तो राम किशन से पूछा कि तेरे पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है? तो उन्होंने बोला प्रभुलाल। क्या बोला उन्होंने? प्रभुलाल। तो इसका मतलब राम किशन का किससे रिलेशन है? प्रभुलाल से। प्रभुलाल के भी पिताजी होंगे, प्रभुलाल के पिताजी के भी पिताजी होंगे, यानी ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। यानी हर आदमी का किसी दूसरे आदमी से कोई ना कोई रिलेशन है। ये फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका किसी से कोई रिलेशन नहीं होता, अपने आप में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या मूलभूत, यानी इससे पहले कोई नहीं है, सबसे पहले यही है, इससे दूसरी बनी। आप समझेंगे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको बताने वाला हूं उसमें ये फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी में टोटल ये 7 होती है, और ये 7 किसी से नहीं मिलके बनी, ये अपने आप में बहुत ही स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट है। और बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इन्हीं 7 से मिलके बनी हुई है। इज दैट क्लियर? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपसे कोई पूछे तो आप बताएं कि द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज दोज हु आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी उनसे इंडिपेंडेंट है वो क्या कहलाएगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मैं डिफाइन लिख देता हूं, चलो। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज who independent of अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट होती है, आर नोन एज। तो आप ये दो नाम तो यहीं से ले लेना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर independent of other physical quantities. Is that clear? Then what is the examples? What are the examples of fundamental physical quantities? So there are 7 fundamental physical quantities existed in nature. Only 7. 7 ही ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे नेचर में जो कैसी हैं? फंडामेंटल है। तो हम लिख सकते हैं देर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। आप नोट डाउन कर लें, देर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज।
अब यहाँ पर अपन एक टेबल बना लेते हैं और उन 7 की 7 को ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला जो नाम लिखने वाला हूँ वो तो है एस नंबर, सीरियल नंबर ले लेते हैं अपन। सीरियल नंबर यहाँ मैं लिख लेता हूँ फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जो कैसी है, फंडामेंटल है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी का नोटेशन, तो इसको नोटेट कैसे करेंगे, इसके बाद नोटेशन को आप सिंबल भी कह सकते हैं, इसको लिखने का तरीका सिंबल, और इसकी यूनिट, और यूनिट का नोटेशन भी आप देखेंगे कि यूनिट का भी नोटेशन कैसा होता है। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जो फर्स्ट नंबर पर आती है वो मास ही है बच्चों, और इस मास को द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में। तो आप हिंदी भी लिख लेंगे कि मास तेरा दूसरा नाम द्रव्यमान, और नोटेशन मास का किससे लिखेंगे हम, एम से। किससे लिखेंगे, आप कैपिटल एम लिख सकते हैं, आप स्मॉल एम लिख सकते हैं, आपकी इच्छा हो जैसे स्मॉल एम या कैपिटल एम दोनों ही इसके नोटेशन हो सकते हैं। यूनिट इसकी जो होती है वो किलोग्राम है, ऐसा नहीं है कि इसकी यूनिट किलोग्राम ही है, इसकी यूनिट ग्राम भी हो सकती है, इसकी यूनिट पाउंड भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेना चाहते हैं। तो जो स्टैंडर्ड आपकी यूनिट है वो किलोग्राम है, किलोग्राम को केजी में लिखते हैं। तो मैं इसको एक बार पूरा लिख देता हूँ, किलोग्राम, और फिर इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, केजी। इज दैट क्लियर? दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब याद रखें इसको कि मास और इसकी यूनिट केजी, और ये स्मॉल है। सेकंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है लेंथ। क्या आती है, लेंथ, और लेंथ को हम हिंदी में कहते हैं दूरी, और दूरी के लिए जो नोटेशन है वो कैसा होता है, एल, और इसकी जो यूनिट होगी वो कहलाएगी मीटर। तो मीटर को लिखने के भी दो स्पेलिंग है, एक तो होता है METER और एक होता है METRE। आपकी जो पसंद है वो लिख लो, दोनों ही सही है। मीटर, और मीटर को अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से। स्मॉल एम यहाँ पे मीटर की नोटेशन का, मीटर का नोटेशन होगा, और लेंथ की यूनिट कहलाएगा। दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे सीख ली, एक तो है मास और एक है लेंथ। बच्चों ये लेंथ जिसको हम दूरी का नाम दे रहे हैं, आप यहाँ पे लंबाई भी लिख सकते हैं। देखो दूरी जो वर्ड है उसका इंग्लिश मीन डिस्टेंस होता है, और लेंथ का लंबाई हम जानते हैं। तो हम लेंथ की बात करें या हम डिस्टेंस की बात करें या फिर हम कोई डिस्प्लेसमेंट, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको आता होगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, लेंथ, ये सब, इन सब की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। यानी आप बोलेंगे कि वो जैसे कोई आदमी खड़ा है और उसका दोस्त उससे थोड़ी सी दूरी पे खड़ा है, तो हमने बोला कि तू वहीं खड़ा रहे और आप भी यहीं खड़े हो जाओ, और दोनों के बीच में नापना स्टार्ट किया, किसके लेके, वो इन स्टेप लेके। तो इन स्टेप से हमने जो दूरी मापी वो आई 100। कितनी आई, 100। तो फिर पूछा कि 100 कितनी, 100 किलोमीटर, 100 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो हमने बोला कि किलोमीटर तो नहीं, किलोमीटर का तो मतलब हो गया एक जिले से दूसरा जिले के बीच की दूरी होगी। अब इतना दूरी पे तो दिखेंगे ही नहीं ना, हमने नापी इन स्टेप से ही है। तो इन स्टेप से नापी तो हमने पता लगाया कि वो किसमें, या तो वो होगी मीटर में या फिर वो किसमें होगी, सेंटीमीटर। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा दूर खड़ा है, तो इसका मतलब वो कितनी दूरी, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उसके बीच में दूरी कितनी है, 100 मीटर है दूरी है, तो भी यूनिट क्या है, मीटर है। डिस्प्लेसमेंट होता तो भी यूनिट क्या है, मीटर है। और लेंथ निकाल रहा है किसी चीज की, मैंने बोला इतनी बड़ी रोड है, इतनी बड़ी रोड है, कितने मीटर की है, 1 मीटर की। तो अब यहाँ पे दूरी है क्या इसकी, है ये दूरी नहीं है, इसकी ये लंबाई है। तो कोई भी चीज की लेंथ हो, कोई भी दो चीज के बीच की डिस्टेंस हो, कोई भी दो चीज के बीच का डिस्प्लेसमेंट हो, उसकी यूनिट मीटर ही होती है। तो ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी का ही पार्ट है। हम यहाँ लेंथ कह रहे हैं, कभी डिस्टेंस कहेंगे, कभी डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, अलग अलग नाम, लेकिन यूनिट एक ही है, एक ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये समझ लेना है। तीसरी चीज टाइम, ये बहुत जबरदस्त चीज है बच्चों। आपका समय बर्बाद हो ही रहा है, समय निकल रहा है। जैसे जैसे मैं ये वीडियो में बार बार बोलूंगा उसी तरीके से ये देखो समय बीतता जा रहा है। ये 1 सेकंड बीता, फिर मैं अभी रुका, फिर 1 सेकंड निकल गया। तो ये सेकंड्स आपके हाथ से छूटते जा रहे हैं। टाइम को आप पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ में चला जा सकता है। तो अब अभी भले कितना ही समय बर्बाद हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब जाके तभी सवेरा। अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें और टाइम को मैनेज करना सीखें। टाइम को अपना दोस्त बना ले, टाइम को अपना दुश्मन ना बनाए, क्योंकि टाइम से आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम से आज तक कोई नहीं जीत पाया है। तो आप टाइम
यानी कि समय, इसको अपना फ्रेंड बनाएं, अच्छा मैनेजमेंट के साथ में आप अपनी स्टडी करें, आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। टाइम का जो नोटेशन होता है बच्चों वो स्मॉल टी से लिखते हैं हम, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड। सेकंड को मैं पूरा लिख देता हूं, और शॉर्टकट में हम इसको SEC या फिर हम स्मॉल s से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो जहां मैं s लिखूंगा इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये सेकंड की बात हो रही है यहाँ पर। तो 3 होगी मास, लेंथ, टाइम। 4th नंबर हमारे पास यहाँ पर आती है टेम्परेचर। क्या आती है? टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे हाथ में किसी ने बर्फ रख दिया, हमने बोला अरे ठंडा ठंडा है, ठंडा है। आपके हाथ को किसी ने मोमबत्ती के ऊपर रख दिया पकड़ के टाइट, और जल गया, जल गया, गरम है, गरम है। गरम ठंडा, गरम ठंडा, कोई भी चीज गरम है, कोई भी चीज ठंडी है, ये सेंसेशन कैसे पता चलती है? उसके टेम्परेचर से। तो व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या चीज है? इट इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी कितनी गर्म है उसका टेम्परेचर बताएगा, कोई भी बॉडी कितनी ठंडी है उसका टेम्परेचर ही डिसाइड करता है। तो टेम्परेचर इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो टेम्परेचर की एक यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि आप यदि देखें आपके घर में बैठे होंगे अभी और लाइट चली जाती है, आप बोलते गर्मी लग रही है। गर्मी क्यों लग रही है? टेम्परेचर बढ़ गया कमरे का। टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ा है, जितना है उतना का उतना ही, लेकिन आपने अदर सोर्सेस से उस टेम्परेचर को डाउन कर रखा था। वो सोर्सेस बंद हो चुके हैं, आपने पंखा चला रखा था, आपने हो सकता है कूलर चला रखा हो सकता है आपने एसी चला रखा हो, जिससे जो रूम टेम्परेचर था आपका उसको आपने थोड़ा रिड्यूस कर दिया ताकि आपके शरीर को एकदम ठंडा ठंडा अच्छा फील हो। लेकिन जैसे ही लाइट जाती है आपको लगता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, आपने सोर्सेज जो लगा रखे थे वो हट गए। इसका मतलब जो टेम्परेचर था वो उतना का उतना ही। तो टेम्परेचर की यूनिट कैसे मापेंगे? तो मैंने पूछा किसी से कि भैया तेरे रूम टेम्परेचर कितना है? उसने बोला 25। मैंने बोला ढंग से बोल। तो उसने बोला 25 डिग्री सेल्सियस। उसने क्या बोला? 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस क्या चीज है? तो ये डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट कहलाती है। उसने बोला ऐसे, उसने मेरे को 25 डिग्री सेल्सियस नहीं बोला, उसने मेरे को बोला 298 केल्विन। सर कितना केल्विन? 298 केल्विन। मैं समझ गया ये बहुत होशियार छोरा है। 298 केल्विन का मतलब वही है बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस ही है। उसने क्या किया? दूसरी यूनिट में बताया, डिग्री सेल्सियस में नहीं बताया कि उसने किस में बता दिया? केल्विन में। तो 1 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं ये भी पता होना चाहिए। ये पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें। 1 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन, ये तो जीरो में होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में कितने? 273.15 केल्विन होता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा? 274.15 केल्विन। तो 25 में कितना हो जाएगा? जोड़ दे इसमें, तो 25 जोड़ो कितना आ जाएगा? 0 में इतना है ना, तो 25 8 और 2 9, 298 ही होगा ना बच्चों, 298 केल्विन। ये 0.15 यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 0.15 लगता है इसके साथ, लेकिन अब नहीं लगाओ व्यावहारिक रूप में। तो 298 केल्विन का मतलब भी 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक रूम टेम्परेचर होता है। नॉर्मली रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस ही होता है। हम बात करेंगे हमारी बॉडी का कितना टेम्परेचर होता है। तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 डिग्री सेल्सियस को उसमें बदलना चाहे केल्विन में, तो 310 केल्विन आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। कोई बोलता है नहीं सर मैं डिग्री सेल्सियस में भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं केल्विन में भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं तो फ़ारेनहाइट में पढ़ना चाहता हूँ। तो आप बच्चों 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो यानी डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब यूनिट्स हैं किसकी? टेम्परेचर की, जो एक दूसरे से रिलेटेड है। हम डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में, हम डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तरीके हैं, पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में आने वाले चैप्टर में। फिलहाल हमें ध्यान पड़ गया कि टेम्परेचर यानी कि ताप, इसका नोटेशन होता है कैपिटल T, और इसकी जो यूनिट होती है वो स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो केल्विन है। तो हम केल्विन को कैसे लिखेंगे यहाँ पे, या फिर हम इसको थीटा भी रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा वैसे एंगल के लिए आता है, लेकिन टेम्परेचर को आपके डायमेंशंस फॉर्मूला में केल्विन और थीटा, के और थीटा दोनों से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो हम दोनों को ही याद रखेंगे यहाँ पे। 5th नंबर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें अपन,
तो ये आएगी आपके इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, क्योंकि यही एकमात्र चीज़ है जिससे आपके घर वाले आपको बचने के लिए कहते हैं। बारिश आ रही है, आपको प्लग को छूने से बोलेंगे कि पहले बोलेंगे कि भाई गीले पैर नहीं होने चाहिए, सूखी चप्पल पहन के, कहीं पे करंट नहीं आ जाए, आपके शॉक नहीं लग जाए आपको। तो इलेक्ट्रिक करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी ही होती है। और कैसी फिजिकल क्वांटिटी है ये? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों। और इलेक्ट्रिक करंट को लिखने का तरीका क्या है? नोटेशन आई होता है, आई से रिप्रेजेंट करता है हम इलेक्ट्रिक करंट को, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर, और एम्पियर को शॉर्ट में हम ए लिखेंगे। एम्पियर को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपके सामने 5वीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ चुकी है। 6ठा नंबर हम अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं अपन। तो 6th नंबर की बात करें तो हमारी 6th नंबर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी यूनिट होती है मोल, और इस मोल को MOLE, MO, कोई बात नहीं, बोर्ड छोटा है, लिमिटेशंस है, तो हम वापस से लिखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। तो मैं ये ऊपर तो मिटा देता हूँ, ऊपर का क्या काम है, तो देखते रहें आप लोग। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वैसे आपने सुन लिया है तो आपको याद तो हो गया होगा। ये फिजिकल क्वांटिटी और ये नोटेशन। तो अब आ जाते हैं 6th नंबर पे, और ये आपकी क्या आ जाएगी? 7th नंबर। इसको हम कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या पदार्थ की मात्रा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पदार्थ या द्रव्य की मात्रा, क्वांटिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी यूनिट होती है मोल, और मोल को शॉर्टकट में MOL भी लिखते हैं। शॉर्टकट में नोटेशन इसका MOL लिखेंगे। लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप रिप्रेजेंट IL से कर लें, कोई स्पेसिफिक नोटेशन नहीं होता है। आई यहाँ पे वैसे करंट भी है, लेकिन IL लगाने से आप समझ ले ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। कैंडेला को शॉर्टकट में CD से लिखते हैं, कैंडेला। तो आपके, तो बच्चों हमने देखा यहाँ पर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को। सबसे पहले ये मास, मेरे साथ बोलते जाइए आप ताकि आपको याद होती जाए। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास तेरी यूनिट किलोग्राम, लेंथ तेरी यूनिट मीटर, टेम्परेचर तेरी यूनिट, सॉरी टाइम, गलती होगी, टाइम तेरी यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर तेरी यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट तेरी यूनिट एम्पियर, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तेरी यूनिट मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी तेरी यूनिट कैंडेला। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो कोई पूछता है आपसे कि 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी होती है, तो आप लाइन से बोले किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडेला। ये 7 आपको अच्छे तरीके से याद करनी है, इनके नोटेशन याद करने हैं। अब इसके बाद और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? तो बच्चों 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है, और बाकी जितनी भी बच जाती है उन सब फंडामेंटल फिजिकल, उस सब फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ ली, अब पढ़ते हैं हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टार्ट करते हैं इसको, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप देखेंगे कि कैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से ये बाकी सब जो क्वांटिटीज है ये बनेंगी। तो 2 सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटी है इनके हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट है प्लेन एंगल, ये आपको अलग से याद रखनी है। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा। और यदि प्लेन एंगल बहुत स्मॉल है
तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी थीटा से। इसको समझाने के लिए क्या करें कि हम यहाँ पर एक सेंटर माने और इस सेंटर से कुछ रेडियस लेके एक सर्किल बनाए। ये आपने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर। ये सर्किल एक प्लेन में है, इस बोर्ड के ऊपर ये सर्किल है। ये कोई स्फीयर नहीं है, ये कैसा है? सिंपल 2D बॉडी, एक सर्किल है। ऐसा आप अपनी किताब में या अपनी कॉपी में एक कागज के ऊपर कर सकते हैं। एक सेंटर और उससे कुछ रेडियस लेके आप एक सर्किल यहाँ पे फॉर्म करें। ये जो रेडियस है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इसको एक पॉइंट नाम दे देता हूँ ए, और मैंने इसको माना कि ये क्या है? इसकी रेडियस, जो कि OA कहलाएगी। कितनी है ये? OA। और रेडियस में यहाँ पे लेट कर लेता हूँ R है। इज दैट क्लियर? ये ए पॉइंट पर यहाँ पर कोई पार्टिकल है, यहाँ पर कोई क्या है? पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल क्या करता है? यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है और यहाँ से चलता 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 कुछ समय पश्चात यहाँ आ जाता है बी पॉइंट। यानी पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कुछ टाइम टी में। लेकिन हम ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में यदि इसकी लेंथ या डिस्टेंस देखें तो हम कहेंगे कि ये वापस कितनी डिस्टेंस पे है? आर पे ही है, क्योंकि सर्किल के सरकमफेरेंस पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, उस सरकमफेरेंस पे कोई से भी पॉइंट की पॉइंट ओ से डिस्टेंस हमेशा रेडियस ही रहेगी। चलिए मैं पॉइंट यहाँ ले लेता तो भी ये आर ही होता। तो मैंने कहूँ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पॉइंट ओ से सेम डिस्टेंस पे प्लेस थे, यानी ए की डिस्टेंस ओ से आर थी और बी की भी कितनी? आर। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि इस पार्टिकल ने यहाँ से वहाँ जाकर ये ए बी कोई आर्क काटा है। क्या किया है इसने? ए बी कोई आर्क यहाँ पे सबस्टेंड किया, और इस आर्क के द्वारा इस एंगल, इस पॉइंट ओ पर जो एंगल सबस्टेंड हुआ है वही एंगल आपका क्या कहलाता है? प्लेन एंगल कहलाता है। ठीक आने वाली थी, ठीक है। तो प्लेन एंगल क्या चीज है? तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं प्लेन एंगल डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? वो आर्क और उस रेडियस का रेशियो। तो आर्क अपॉन रेडियस, तो ये आपके फॉर्मूला बनेगा डी थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। और यदि एंगल बड़ा है तो थीटा ले ले, छोटा है तो डी थीटा ले ले। आर्क कितनी है? आर्क, इसको हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को यदि हम इस तरीके से देखें कर्व फॉर्म में, और यदि हम इसको सीधे देखें यूँ ए बी, मतलब कहने का मतलब मेरा है कि ए पॉइंट ये बी पॉइंट ये, इसको आप यू ले हो और आप यू ले हो, तो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि एंगल बहुत ही छोटा है। एंगल बहुत छोटा है तो ये डिस्टेंस ऐसे मापो या ऐसे मापो लगभग सेम ही है। तो मैं आर्क को यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी, यानी मेरी ये जो कर्व्ड डिस्टेंस है और ये जो लीनियर डिस्टेंस है ये दोनों एक समान है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। कब? जब मेरा एंगल कैसा है? बहुत ही छोटा है। तो मैं आर्क को ए बी लिख सकता हूँ, रेडियस को मैं आर लिख सकता हूँ। तो मेरे पास में प्लेन एंगल की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन आर, और मुझे यहाँ पर इसकी यूनिट भी मिल गई। और यूनिट क्या मिली? ए बी क्या है? डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट होगी मीटर। आर क्या है? रेडियस। रेडियस भी एक डिस्टेंस ही होती है, इसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर। अरे रेडियस अपन बोलते हैं ना 5 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो यूनिट क्या होगी रेडियस और आर की? मीटर मीटर ही होगी। तो मीटर से मीटर तो कट गया, इसका मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्या? देखने में तो ऐसे ही लगता है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इसलिए इसका नाम सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पड़ गया। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट ना होते हुए भी होती है। यहाँ पे देखें तो फॉर्मूला बेस इसकी यूनिट नहीं है, लेकिन ये एंगल है, एंगल की यूनिट होनी ही चाहिए। और क्या होगी यहाँ पे? तो यहाँ पर ये यूनिट क्या कहलाती है? रेडियन। क्या कहलाएगी बच्चों? रेडियन। तो प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है, और इसको हम शॉर्टकट में RADB लिखते हैं। क्लियर है ये चीज कि इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। यूनिट लेस ये नहीं होता है, इसकी मीटर बाय मीटर कटने से कोई ये नहीं हो गया कि इसकी यूनिट नहीं है। इसकी यूनिट होती है, कितनी होती है? रेडियन होती है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आगे बात करेंगे हम डायमेंशन फॉर्मूले की, तो वहां पे आपको एक कोई चीज समझाएंगे हम। फिलहाल अभी अपन यूनिट ही लिखेंगे इसकी। दूसरी जो यूनिट है वो है सॉलिड एंगल। दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम लिखते हैं डी ओमेगा, या तो ऐसे लिखो या फिर लिखो डी ओमेगा। दोनों ही नोटेशन किसके हैं? सॉलिड एंगल के हैं। अब सॉलिड एंगल क्या चीज है? आपने यहाँ पे सर्किल बनाया था
अब आप एक स्फीयर बना लीजिए। अब आप क्या कीजिए, स्फीयर। तो स्फीयर जब आप बनाते हैं, ये एक स्फीयर मैंने बनाया और ये इसका सेंटर मैंने यहाँ पे दे दिया ओ। इज इट क्लियर? स्फीयर और सर्किल में क्या डिफरेंस है? सर्किल तो एक प्लेन पे होता है, स्फीयर इस प्लेन के बाहर भी निकल रहा होगा। भाई देखो यहाँ पर यदि मैं एक तरबूजा फंसा दूं तो वो तरबूजा कुछ पार्ट उसका इस बोर्ड के अंदर भी होगा, कुछ पार्ट इस बोर्ड के बाहर भी होगा, यानी वो ऐसा होगा। तो एक प्लेन पे नहीं हो सकता कोई भी स्फीयर, प्लेन के बाहर भी होगा, प्लेन के अंदर भी होगा। लेकिन एक सर्किल, मैंने एक कागज गोल गोल एक सर्किल काट के इस पे चिपका दिया तो वो प्लेन पर ही है, प्लेन के बाहर थोड़ी है और ना ही प्लेन के अंदर है। तो 2D और 3D बॉडी हमको समझनी होगी। 2D बॉडी कौन सी? जिसमें एरिया ही होता है, कोई वॉल्यूम नहीं होता है। जैसे सर्किल, सर्किल का ओनली आपने एरिया ही पढ़ा है। आज तक कभी आपने सर्किल का वॉल्यूम पढ़ा है क्या? वॉल्यूम सर्किल का होता ही नहीं है तो कोई फॉर्मूला भी नहीं बना। लेकिन हमने स्फीयर का वॉल्यूम जरूर पढ़ा है, क्योंकि स्फीयर में कोई चीज अपन अंदर रख सकते हैं। जैसे आपका गुब्बारा, गुब्बारे के अंदर आप हवा भर सकते हैं, सर्किल में कैसे हवा भरेंगे? तो जिस बॉडी में वॉल्यूम हो सकता है वो आपकी 3D बॉडी कहलाती है। ऐसी बॉडी में यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ जो कि एक स्फीयर है, जो कि सर्किल नहीं है। सर्किल किस में लिया है? प्लेन एंगल में। सॉलिड एंगल में हमको क्या लेना है? एक 3D बॉडी लेनी है, जो मैं एक स्फीयर यहाँ पे लेके चलो। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, ये सर्किल था और ये क्या है? एक स्फीयर। आप इमेजिन करें एक फुटबॉल है, आप इमेजिन करें, आप वास्तविकता में आपके दिमाग में एक इमेजिन करें फुटबॉल को, और उस फुटबॉल के सोचें कि उसमें कुछ ऐसे बने होते हैं, इस तरीके से बने होते हैं, देखा होगा आप लोग, ऐसी होती है फुटबॉल उसके ऊपर। तो मैं क्या करूं कि सेंटर से मैं एक कोई भी जो आप मैं एरिया देख रहा हूं, ये यहाँ पे सरफेस एरिया, इसको यहाँ पे ले लेता हूं और मैं कहता हूं कि इस सेंटर से 4 लाइन जा रही है, जो एक तो इससे के पास, एक इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास, यानी एक पूरा का पूरा आप ऐसे समझ लो फुटबॉल का ऊपर का एक पूरा जो चाप होता है, मतलब एक पूरा एरिया ले लो एक स्क्वायर शेप का, वो एरिया सेंटर पे 4 रेडियस, मतलब अपन सेंटर से उस यहाँ पर एक स्क्वायर लेट करना ही पड़ेगा अपन को। तो एक स्क्वायर जो यहाँ पे लेट कर रहे हैं उस फुटबॉल के ऊपर, उस स्क्वायर के चारों कोने उस स्फीयर के सेंटर से कितने कितने डिस्टेंस पे होंगे वो पता लगाना चाह रहा हूं। तो बच्चों ये तो सेम ही डिस्टेंस पे होंगे, क्यों? आप इमेजिन कीजिए एक फुटबॉल के ऊपर इतना बड़ा चाप है, कोई स्क्वायर है, पहला कोना उससे सेंटर से r डिस्टेंस, दूसरा कोना फिर r डिस्टेंस, तीसरा कोना फिर r डिस्टेंस, चौथा कोना फिर r डिस्टेंस, यानी पूरा का पूरा 4 कोने सेम r डिस्टेंस पे इससे प्लेस्ड। तो ये पूरा का पूरा जो सरफेस एरिया है ये इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये इसका सॉलिड एंगल कहलाता है। वहां पे था कि एक सिंपल सी आर्क कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर ओ पे, वो उसका प्लेन एंगल कहलाता था। यहाँ पर पूरे की पूरी आर्क नहीं है, आर्क तो ये अकेली है, यहाँ पर आर्क तो ये अकेली है। यहाँ मैं तो पूरे के पूरे सरफेस एरिया को से बात कर रहा हूँ कि पूरा सरफेस एरिया इस पे कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है। तो इसके सेंटर पे जो एंगल सबस्टेंड होगा वो आपका सॉलिड एंगल कहलाएगा। और ऐसे सॉलिड एंगल को हम डी ओमेगा से लिखेंगे और उसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आप नाम दे दीजिए ए बी सी डी, तो सरफेस एरिया ए बी सी डी अपॉन रेडियस का स्क्वायर, अपॉन क्या आएगा? रेडियस का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो यहां पर सॉलिड एंगल को आप इस एरिया और इस रेडियस के स्क्वायर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया। सरफेस एरिया फिर आपको नहीं दिख रहा होगा या दिख रहा है? एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। रेडियस के स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन आपका स्फीयर आपको नीचे का नहीं दिख रहा है। लेकिन ठीक है, अपन को नीचे से मतलब भी क्या है, अपन को तो ऊपर ऊपर के पार्ट से ही मतलब है। तो आपके सामने सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आ गया, जिसकी यूनिट हम अभी निकाल लेते हैं। तो यूनिट देखिए आप, तो यूनिट यदि हम इस फॉर्मूले से निकालें तो मैं आपको इस फॉर्मूले को वापस लिख देता हूँ। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर का स्क्वायर।
एरिया की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर स्क्वायर होती है, और रेडियस भी यहाँ पे कितनी है, स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर, यानी फिर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। इसका मतलब क्या हो गया, सॉलिड एंगल की यूनिट तो है ही नहीं, सॉलिड यूनिट की यूनिट नहीं है, इसका मतलब तो यूनिटलेस हो गया। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, सॉलिड एंगल की भी यूनिट होती है, इसलिए ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में आ रहा है, और इसकी यूनिट है स्टेरेडियन। क्या यूनिट है इसकी, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को आप हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन में आप यहाँ पे लिखेंगे तो एस आर, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोटेशन हो जाएगा। तो स्टेरेडियन को आप इस तरीके से लिख लें, एस आर, यहाँ पर इसका शॉर्ट नोटेशन होगा स्टेरेडियन। तो हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ ली। 7 फंडामेंटल, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उनकी यूनिट किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडेला। और यहाँ पर 2 सप्लीमेंट्री, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन। अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप साथ के साथ याद करते चले ताकि आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा बच्चों। यदि आप साथ में याद नहीं करते, आप सोचते हैं कि 2-4 दिन बाद याद करूंगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है आपका। तो आप इसको नोट डाउन भी करते जाएं और साथ के साथ आप इसको याद करते जाएं। तो तीसरी जो हम बात करेंगे अब यहाँ पर, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, ये हम लास्ट डिस्कस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे का पार्ट। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, या इसको हम हिंदी में व्युत्पन्न राशियां भी कहते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां इसको कहते हैं हम। तो हम इसको लिख सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर those physical quantities which are made by 7 fundamental physical quantities, 7 fundamental physical quantities, 7 को जरूरी नहीं है, 2 से भी मिलकर बनी हो सकती है, तो हम सिर्फ फंडामेंटली कह देते हैं। 2 फिजिकल क्वांटिटी विच आर मेड बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती है, क्या कहलाती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर मेड बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लेके आ रहा हूँ और उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एरिया। एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है। जैसे मैं किसी भी चीज का एरिया की बात करूं तो मैं इसको जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर कह दूं, क्या कह दूं मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा साइड का स्क्वायर। क्या लिखूंगा, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जो भी स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। अरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा का वर्ग करने पर हमें मिलता है। साइड यहाँ पर किसको बताएगी, लेंथ को। भाई उसकी लेंथ क्या है, अभी एक स्क्वायर की बात करें तो इसकी लेंथ क्या है, इसकी ब्रेथ क्या है, सेम ही तो है। अरे इसकी जितनी लेंथ है जितनी ब्रेथ है सब इक्वल है, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है। तो इसकी कोई लेंथ कोई ब्रेथ अलग नहीं होती है, इसको इसलिए हम कहते हैं साइड। अदरवाइज यदि अलग अलग होती तो हम कहते हैं लेंथ, ब्रेथ, विद, अलग अलग नाम दे देते। लेकिन ये तो इसमें सब कुछ सेम है, इसलिए हमने इसको साइड कह दिया। लेकिन साइड है क्या चीज, लेंथ ही तो है। इसका मतलब इसका एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर कहलाएगा। और लेंथ का स्क्वायर मतलब लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, यानी एक फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है आपकी सेकंड नंबर की लेंथ, उसको 2 बार गुणा करने पर आपको कौन मिलेगा, एरिया स्क्वायर मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्किल की बात कर लो। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्या है, रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस वापस क्या चीज है,
रेडियस भी तो लेंथ ही है, और लेंथ का स्क्वायर, इसका मतलब वापस लेंथ इनटू लेंथ, यानी ये खुद एरिया किससे मिलके बना हुआ है, इस लेंथ नाम की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बना हुआ है। और ऐसी लेंथ को आप 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा एरिया। इसका मतलब हुआ ना, डिपेंड किस पे, फंडामेंटल पे। एरिया कैसी क्वांटिटी कहलाई, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाई। एक और एग्जांपल हम लेते हैं एरिया के अलावा भी, जैसे हम बात करें वॉल्यूम। नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं सेकंड नंबर वॉल्यूम। वॉल्यूम और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर थी, इसकी यूनिट मीटर क्यूब कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे क्यूब की बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड का क्यूब। साइड मतलब लेंथ, लेंथ का क्यूब, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, 3 बार लेंथ आ गई। इसका मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है। यानी वॉल्यूम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है और उसी से मिलके ये बनी है। इसलिए बड़ी सिंपल डेफिनेशन डिराइव्ड की कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर मेड बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वॉल्यूम का साइड क्यूब है और साइड को वापस हम मीटर लिख सकते हैं, तो मीटर क्यूब इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये आपके सामने है। एक और बहुत सिंपल सा एग्जांपल, वेलोसिटी। देखिए आप वेलोसिटी को, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरह की दूरी तो है, एक लंबाई तो है, तो लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ क्या है, फंडामेंटल फिजिकल, टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो आपका वेलोसिटी किससे मिलकर बना हुआ है, 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो इसकी यूनिट लिख लें हम यहाँ पर, यूनिट बराबर क्या होगा, तो मीटर अपॉन सेकेंड। लेंथ की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड। तो बच्चों जिस तरीके से हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको ध्यान पड़ रहा होगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स का बहुत जबरदस्त तरीके से यूज यहाँ पे हो रहा है। तो आपको फंडामेंटल यूनिट्स तो याद होनी ही चाहिए, अदरवाइज आप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स है उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। आप उसको अच्छे से याद कर लें। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने और ला देता हूँ, उसके बाद हम इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। आगे चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे, चलो पहले एक्सेलरेशन ले लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण, जिसको हिंदी में कहते हैं हम त्वरण, त्वरण। और एक्सेलरेशन को हम ए से लिखते हैं, ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेग में परिवर्तन की दर या वेग में परिवर्तन अपॉन समय। वेग में परिवर्तन, वेग, वेलोसिटी, change in velocity upon time. Velocity, what is velocity, displacement upon time. Then displacement, what is displacement, length upon time. तो मैं यहाँ velocity को लिख सकता हूँ length upon time, और ये 1 upon time तो पहले से ही था यहाँ। तो आपके सामने 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फिर आ गई, लेंथ और टाइम। तो आपका एक्सेलरेशन भी लेंथ और टाइम से मिलकर बना, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ टाइम 2 बार आ रहा है। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों, याद करने लायक चीज, लेंथ यानी मीटर, टाइम इंटू टाइम यानी सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को बना सकते हैं। एक डेंसिटी और देख लेते हैं, उसके बाद बाकी आप क्या करें, आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके लास्ट में आप जाएंगे तो लास्ट पेजेस में कुछ शायद 100-150 फिजिकल क्वांटिटीज के नोटेशन, उनके नाम, उनकी यूनिट्स, उनके डायमेंशन फॉर्मूला वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। आप 1 to लेके 30 जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमारी फंडामेंटल भी आ जाएगी और डिराइव्ड भी आ जाएगी, तो 1 to 30 आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि 1 to 30 तो आपको याद होनी ही चाहिए, ये आपके 11th में काम आने वाली है। 30 के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें है वो आपके 12th में है, उसका अभी अब आपको कोई यूज़ नहीं है। तो आप 1 to 30 याद करें, साथ ही उसके साथ में कुछ डायमेंशन फॉर्मूलाज भी वहाँ लिखे हुए हैं, M1, L1, T-1 इस तरीके के। तो उन फॉर्मूलाज को भी आप याद करने की कोशिश करें। आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायमेंशन फॉर्मूलाज को, बट आप उनको याद करें, आपको बहुत ईजी और आसानी से आपको ये चैप्टर आ जाएगा। एक लास्ट में कराना चाह रहा था डेंसिटी।
डेंसिटी को हम लिखते हैं एक तो डी से, या फिर एक नया रोटेशन रो। आपने ऐसे रोटेशन को रेजिस्टिविटी के लिए यूज किया था क्लास 10th में, यहाँ पर ये डेंसिटी के लिए यूज हो रहा है। तो रो जैसे पी बना के थोड़ा सा तिरछा, ये रो यहाँ पर डेंसिटी को बताएगा। रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और देखो बच्चों, मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और वॉल्यूम यहाँ पर किससे मिलके बना होता है? लेंथ का क्यूब, साइड का क्यूब या लेंथ का क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं? मीटर क्यूब। मीटर मतलब लेंथ का क्यूब। तो देखो, लेंथ और मास दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हमारी डेंसिटी नाम की डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनी हुई है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी केजी, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। सो इस तरीके से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है डिराइव्ड, आप उनको अच्छे से देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन फॉर्मूलाज, साथ ही कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत यूज आने वाली है, जैसे 1 डिग्री कितने रेडियन होते हैं, 1 डिग्री में कितने आर्क मिनट होते हैं, 1 आर्क मिनट में कितने आर्क सेकंड होते हैं, उनकी वैल्यू कितनी होती है रेडियंस में, पैरेलक्स मेथड्स, लार्ज डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जा सकता है, स्मॉल डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जा सकता है, लार्ज मासेस को कैसे वे किया जा सकता है, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। इस तरीके काफी सारी चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे। डिस्टेंस की यूनिट्स और क्या क्या हो सकती है, कितने प्रकार के हमारे मेजरमेंट के सिस्टम होते हैं, एमकेएस सिस्टम क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है। ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस क्या होती है, ऐसा ही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो क्या होता है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।